बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर पूछा है, हमारे पास एक एसी वोल्ट मीटर है, उसके अंदर आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू 210 वोल्ट है, पीक वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडिंग बाई 2 अंडर रूट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पीक वोल्टेज की वैल्यू आती है 297 वोल्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर पूछा है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ साइकिल। कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जो साइकिल होता है उसका जो हाफ अपर पार्ट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो लोअर पार्ट होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे हम इसके एवरेज वैल्यू मालूम करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर पूछा है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो है, तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर के अंदर पाई जाने वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मुतालिक पूछा जा रहा है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी और एक्स सी एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर पूछे, हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है और उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1000 ओम है, तो उसके अंदर पाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आता है 100 डिवाइडिंग बाई पाई हर्ट्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 5 के अंदर पूछा है कि हमारे पास एक सर्टन फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर इंडक्टिव रिएक्टेंस 1000 ओम है। हम इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस 4000 ओम हो जाती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 6 के अंदर पूछा है, हमारे पास एक आरएल सीरीज सर्किट है, उसके अंदर करंट और वोल्टेज आपस में किस तरह का बिहेव करते हैं। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है आरएल सीरीज सर्किट के अंदर करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। आरएल सीरीज सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, जबकि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 7 के अंदर पूछा है, हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज हैं, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है पावर डेजिपेशन बराबर होता है P इज इक्वल टू वी आई काज थीटा। इसके अंदर काज थीटा पावर फैक्टर है क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज हैं। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू आती है 1। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8 के अंदर पूछा है, हमारे पास एक रेजोनेंस सर्किट है जिसके अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू इनिशियल वैल्यू से 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एल सी अंडर रूट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर एक रिलेशन दिखाया गया है आर एल सीरीज सर्किट का कि एक्स एल ग्रेटर देन है एक्स सी से, तो इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एक्स एल फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है, एक्स सी फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेट करता है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से एक्स एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 10 के अंदर पूछे, हमारे पास एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से इम्पीडेंस की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जी इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल बराबर हो जाता है एक्स सी के, तो जी इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर, तो इस कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 11 के अंदर पूछा कि हमारे पास एक एलसी सर्किट है, वो किस तरह का बिहेव करता है। ऑसिलेटिंग पेंडुलम का,
ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का, एम्पलीफायर का, या ऑल ऑफ दीज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जिस वक्त कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो ये दोनों ऑसिलेट करते हैं, तो ये सर्किट मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है और इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 12 के अंदर पूछा है मेटल डिटेक्टर्स आर यूज टू लोकेट। मेटल डिटेक्टर को हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? बरीड मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल एट सिक्योरिटी चेक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखा है, मेटल डिटेक्टर को आमतौर पे बरीड मेटल ऑब्जेक्ट्स और मेटल एज सिक्योरिटी चेक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 13 के अंदर पूछा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान किस तरह का एंगल होता है? पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 14 के अंदर पूछा है मैक्सवेल इक्वेशन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने मैक्सवेल इक्वेशन को किस वक्त डिस्कवर किया? 1870, 1864, 1880, 1905। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, इन 1864 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसको डिस्कवर किया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछा है व्हेन नंबर ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशंस ऑपरेट सिमल्टेनियसली देन इन अ स्पेस वी हैव अ नंबर ऑफ। हम ट्रांसमिटिंग स्टेशंस को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम किस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, इन ट्रांसमिटिंग स्टेशंस के अंदर रेडियो वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल की जाती हैं। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछा है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंबाइन कर देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन, रेजोनेंस, फ्लक्चुएशंस, एम्पलीट्यूड। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, जिस वक्त हम लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को कंबाइन कर देते हैं, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 17 के अंदर पूछा है एज अ रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से जो हम रिजल्ट हासिल करते हैं, उस रिजल्टिंग वेव को हम क्या कहते हैं? कैरियर वेव, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, एनर्जेटिक कैरियर वेव, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखा है, मॉड्यूलेशन का जो हम रिजल्ट हासिल करते हैं उसको हम मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 18 के अंदर पूछा है द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस आर। मॉड्यूलेशंस की टाइप्स हैं 3, 4, 5 एंड 2। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है कि मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 19 के अंदर पूछा है कि हमारे पास एक आरसी सीरीज सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू 100 ओम है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, z इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इम्पीडेंस ऑफ सर्किट 141.42। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 20 के अंदर पूछा है कि हमारे पास एक सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है, उस सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, z इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। एक्स एल बराबर होगा एक्स सी के, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा सर्किट रजिस्टिव हो जाएगा। इस रजिस्टिव की इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होने की वजह से करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।